हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स को, और ये वीकली करंट अफेयर होगा हमारा 13 से 19 सितंबर के बीच का। तो इसमें टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो जरूर ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उनके पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दिया है। और दोस्तों, ये इस्तीफा दिया है वहां के राज्यपाल BL पुरोहित को, यानी BL पुरोहित यानी बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं, तो उन्हें ही यह इस्तीफा सौंपा गया है। दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया है? तो इसका कारण उनकी पार्टी के अंदर ही उनका विरोध है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पंजाब के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम का एक राज्य है भारत का, और इसकी जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 117 है, राज्यसभा सीटें हैं 7 और लोकसभा सीटें हैं 13 है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया है नागालैंड में। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो वहां पर भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह जो उद्घाटन है यह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विकास के लिए किया गया है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और पार्क्स ऑफ इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना और उसकी वृद्धि करना। दोस्तों, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये है अश्विनी वैष्णव। इसके जो राज्य मंत्री हैं वो है राजीव चंद्रशेखर, और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं अजय प्रकाश साहनी। बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू राय। नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। दोस्तों, याद रखिएगा, जगदीश मुखी असम के राज्यपाल भी हैं और उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड का। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये आयोजन होगा पिथौरागढ़ में। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 15वां संस्करण यानी सूर्यकिरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अभ्यास सूर्यकिरण का पिछला संस्करण यानी 2019 में हुआ था, और ये हुआ था नेपाल में। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था, यानी 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। 2021 के अभ्यास के दौरान भारतीय सेना और नेपाली सेना उग्रवादी विरोधी अभियानों के अपने अनुभवों को साझा करने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और सैन्य अभ्यास डिस्कस करते हैं जो कि भारत और अन्य देशों के बीच होते हैं, जैसे गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, इकोवेरिन भारत और मालदीव के बीच, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के बीच, मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच, नॉर्मोडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों, यह संबोधन दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों, हाल ही में 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक हुई है, और ये बैठक हुई है दोस्तों दुशांबे तजाकिस्तान में। कहाँ हुई है दोस्तों? दुशांबे तजाकिस्तान में। और इस बैठक की अध्यक्षता की है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान ने। दोस्तों, भारत इस बैठक में भाग ले रहा है चौथी बार, और चौथी बार भारत SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। दोस्तों, 2021 में SCO अपने गठन की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। और दोस्तों, यह यूरेशिया का संगठन है। यूरेशिया का मतलब यह है कि यूरोप और एशिया के कुछ देशों को मिलकर के इस संगठन की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, शुरुआती तौर पर संघाई में चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर के संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की थी। और दोस्तों, 24 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया था। बात करें दोस्तों SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ये चाइनीज और रशियन है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और 2021 में ईरान भी SCO का सदस्य बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा।
गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन? भूपेंद्र पटेल। तो दोस्तों विजय रूपाणी की बात करें तो यह 3 महीने में चौथे ऐसे मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जुलाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। फिर इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को बनाया गया, फिर तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में देश के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है और इसका नाम है INS ध्रुव। तो दोस्तों INS ध्रुव मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी कर सकेगा। यानी दोस्तों INS ध्रुव ऐसा जहाज है जो मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और पृथ्वी की निचली कक्षा में जो सैटेलाइट है उनकी भी निगरानी कर सकता है। INS ध्रुव भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दोस्तों यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है वहां पर इसको लगाया जाएगा, यानी ये वहां पर कार्य करेगा। दोस्तों INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक किस राज्य के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगी? तो दोस्तों हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने झारखंड राज्य के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है और दोस्तों ये ऋण दिया है उसने वहां के स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए और जो झारखंड का बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने के लिए। तो दोस्तों झारखंड राज्य में ADB की यह पहली परियोजना है जिसमें उसने 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सरल बनाने के लिए की गई थी। दोस्तों इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी और अब ADB के 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 सदस्य एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य दोस्तों बाहरी हैं। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय की, तो ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, US ओपन का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो दोस्तों अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो US ओपन का खिताब अपने नाम किया है किसने? दानिल मेदवेदेव ने। तो दोस्तों दानिल मेदवेदेव ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को 3-0 से हरा दिया है और दोस्तों दानिल मेदवेदेव का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है जिसमें उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है और उन्होंने अभी तक का अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। दोस्तों नोवाक जोकोविच की बात करें तो उनके पास रिकॉर्ड बनाने का एक बहुत ही बड़ा मौका था। अगर वो ये ग्रैंड स्लैम जीत जाते तो वह दुनिया के ऐसे पहले टेनिस प्लेयर होते जिनके पास 21 ग्रैंड स्लैम होते। अभी दुनिया के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। उनमें पहला नाम है राफेल नडाल का जो कि स्पेन के हैं, दूसरा नाम है स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का और तीसरा नाम है दोस्तों सर्बिया के नोवाक जोकोविच का। दोस्तों अब हम कुछ बात डिस्कस करते हैं कि जो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके विजेता कौन रहे हैं और इसके बारे में हम पूरी जानकारी डिस्कस करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 से और ये जनवरी में आयोजित किया जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। 2021 में इसका संस्करण हुआ है 109वां और दोस्तों ये कहाँ आयोजित होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ये होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। फिर है दोस्तों फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 से हुई थी और ये हर साल मई जून में ही खेला जाता है और ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों 2021 में जो इसका संस्करण हुआ है 125वां हुआ है और जो फ्रेंच ओपन है ये होता है पेरिस फ्रांस में। 2021 में इस खिताब को किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। फिर आता है दोस्तों विंबलडन। इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में और ये हर साल जून जुलाई में ही खेला जाता है और ये घास के कोर्ट पर खेला जाता है। 2021 में जो संस्करण हुआ है ये 132वां संस्करण हुआ है और दोस्तों बात करें विंबलडन की तो यह लंदन शहर में खेला जाता है और 2021 में इसको किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। फिर है US ओपन। US ओपन सबसे पहले आयोजित किया गया था 1881 में और ये हर साल अगस्त सितंबर में खेला जाता है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और 2021 की बात करें दोस्तों तो 2021 में इसका 141वां संस्करण हुआ है और ये न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में खेला जाता है। और दोस्तों 2021 में जो इसको जीता है किसने जीता है? दानिल मेदवेदेव ने।
चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएस ओपन महिला का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों, यूएस ओपन महिलाओं के खिताब को अपने नाम किया है किसने? एमा रादुकानु ने। दोस्तों, यूएस ओपन विमेंस सिंगल का खिताब 18 साल की ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने जीत लिया है। दोस्तों, एमा 44 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, रादुकानु 1968 के बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओसीए का कार्यवाही अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रणधीर सिंह को। तो भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 5 बार के ओलंपियन है कौन? रणधीर सिंह। और ये भारत के एक प्रमुख निशानेबाज भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, रणधीर सिंह 1991 से 2015 तक 24 साल तक ओसीए के महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो एशियाई ओलंपिक परिषद है तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? रणधीर सिंह। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? तो दोस्तों, यह ऐलान किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए यह घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता भेजेगा। ना कि दोस्तों सरकार की सहायता करेगा, ये लोगों की सहायता की जाएगी। दोस्तों, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात बहुत ही गंभीर हैं, तो इसको देखते हुए अमेरिका ने कदम उठाया है। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र, न्यूजीलैंड, चीन, जर्मनी भी इस प्रकार के कदम उठा चुके हैं कि वो अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान का अब नया नाम है इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान का नया नाम क्या है? इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, करेंसी है यहाँ की अफगानी। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं कौन? मोहम्मद हसन अखंद। याद रखिएगा, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो कि तालिबान से रिलेटेड हैं? कौन बने हैं? मोहम्मद हसन अखंद। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोला गया है उत्तर प्रदेश में। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दोस्तों, ये कौन सा स्थान है जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये स्थान है अलीगढ़ का लोधा नामक स्थान। दोस्तों, योगी सरकार ने साल 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट लेवल का विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। और दोस्तों, उसकी स्थापना आधारशिला अभी रखी गई है। बात करें दोस्तों अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में पहले से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय भी खोला गया है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1886 को। और ये हुआ था मुरसान रियासत में, जो कि वर्तमान के हाथरस जिले में है। दोस्तों, अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी जमीन इन्होंने ही दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया था इन्होंने कि 1 दिसंबर 1915 को भारत की पहली निर्वासित सरकार यानी हिंद सरकार का गठन किया था। और ये हिंद सरकार के राष्ट्रपति भी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ स्टोरी। और दोस्तों, इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो की है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से, जो कि वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो इन्होंने 1957 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को करारी हार दी थी। और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त करवा दी थी। दोस्तों, इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने वृंदावन में एक महाविद्यालय भी खोला था, जिसे प्रेम महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है किसे? इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को। तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को और आयरलैंड की एमिया रिचर्डसन को अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। यानी दोस्तों, अगर हम बात करें मेल का अवार्ड तो ये जो रूट को दिया गया है, और फीमेल का अवार्ड दिया गया है आयरलैंड की एमिया रिचर्डसन को। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस टीवी चैनल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद टीवी को लॉन्च किया गया है। और ये संसद टीवी बनी है दोस्तों राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला करके। तो अब एक नया चैनल बनाया गया है जिसको क्या कहा गया है? संसद टीवी। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब लॉन्च किया है दोस्तों? 15 सितंबर 2021 को। दोस्तों, इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रवि कपूर। और इसकी जो लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश और हिंदी।
दोस्तों पहले क्या होता था कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दो अलग अलग चैनल हुआ करते थे और उसमें अलग अलग सदनों की कार्रवाई आया करती थी, लेकिन अब संसद टीवी में दोनों सदनों को की जो कार्रवाई है वो आएगी अलग अलग समय पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइम्स पत्रिका के 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। इसमें कौन कौन भारतीय शामिल हैं? तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला शामिल हैं। दोस्तों याद रखिएगा, टाइम्स पत्रिका ने 2021 की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को। दोस्तों इस सूची में कुछ और नाम शामिल हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दोस्तों प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला नाम था तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम। दोस्तों इसके अलावा टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका का भी नाम इस पत्रिका में शामिल है और एप्पल के सीईओ टिम कुक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों उन्होंने हाल ही में T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। दोस्तों 16 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया है कि वह अक्टूबर-नवंबर में UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। दोस्तों विराट कोहली ने साफ किया कि वह टेस्ट और वनडे की कप्तानी करते रहेंगे, लेकिन वो T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। दोस्तों विराट की कप्तानी में अब तक 45 मैच खेले गए हैं, जिसमें से उन्होंने 25 मैचों में जीत हासिल की है और 14 में उन्हें हार मिली है। इसके अलावा 2 ऐसे मुकाबले रहे हैं जो टाई हुए हैं और 2 ऐसे मुकाबले थे जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो दोस्तों हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल, तो उनकी सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो 24 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें चीफ मिनिस्टर हैं और उनके 24 मंत्रियों ने हाल ही में शपथ ली है। याद रखिएगा दोस्तों, जो विजय रूपाणी थे उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था और उनके समय के जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको किसी को भी शामिल नहीं किया गया है इस बार। तो वहां के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, तो उन्होंने हाल ही में 10 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों, 5 राज्य मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार को शपथ दिलाई है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का खबरी ऐप पर कोर्स चाहिए, ऑडियो कोर्स, तो आप नीचे दी गई एक लिंक है उस पर क्लिक करके उसको आप खरीद सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। और इसके अलावा आप स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा खबरी ऐप पर। राजा गुप्ता को आप फॉलो करिएगा अनअकैडमी पर, जहां पर आपको उनकी लाइव क्लासेस और स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।